नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 14 जनवरी 2022, दिन है शुक्रवार। तो आज 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट मना रहे हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक जो प्रकृति से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है जो भारत के सभी राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अगर इसका साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें इसको, तो ये आपका पृथ्वी है और ये जो है बीच में ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे ये जो है जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो सूरज क्या है, आज से मकर रेखा पर यहाँ जो ये होती है परपेंडिकुलर होती है, और आज के बाद से ये धीरे 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 ऊपर की ओर यानी उत्तरायण उत्तर दिशा की ओर पृथ्वी में देखे तो ये पहले इक्वेटर की तरफ आना शुरू कर देगी। इसीलिए इसको कई जगहों पे उत्तरायण के नाम से भी आज सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज ही वो दिन है जब से सूर्य जो है उत्तर की ओर आना शुरू करता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो इसको सिंपली खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, और खिचड़ी वहाँ लोग बना करके खाते हैं। पोंगल के नाम से तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है। असम में इसको भोगी बिहू के नाम से मनाया जाता है, और नॉर्थ इंडिया में जनरली इसको संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। संक्रांति जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्रमण। जैसे अभी काफ़ी ये वर्ड प्रचलित है कोविड के कारण कि जो अभी जो ओमिक्रॉन है जो वेरिएंट, इसका संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा है, यानी इन्फेक्शियस ज़्यादा है। तो यहाँ संक्रमण का मतलब है, जैसे कोविड में संक्रमण का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना जाना। यहाँ संक्रमण का मतलब होता है सूर्य का संक्रमण दक्षिण से उत्तर की तरह, इसीलिए इसको संक्रांति कहा जाता है। और चूंकि ये मकर राशि की मकर जो रेखा है इससे ऊपर की ओर आती है, इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवेल्ड ए न्यू मिसाइल बॉम्बर नेम्ड व्हाइट स्वान। व्हाइट स्वान के नाम का एक नया जो है मिसाइल बम वर्षक का जो अनावरण कौन सा देश ने किया है? यूएसए, रसिया, ईरान या इजराइल? तो इसका सही आंसर है रसिया। ये है, देखिए इसी का नाम है व्हाइट स्वान। हालांकि इसको जो नाटो है जो रसिया की अपोजिट में है, जो अपोज करती है हमेशा, उसके द्वारा इसका नाम दिया गया है ब्लैक जेट। एक तरह से समझिए तो इसका अपना जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये एक तरह का जो है, इसका जो टेक्निकल नेम है ये है TU-160M, इसका टेक्निकल नेम है, उससे आपको मतलब नहीं है। व्हाइट स्वान सिंपली याद रखिए। ये जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा भारी और सुपरसोनिक ये बम वर्षक है। इसका जो है मैक 2+, इसका स्पीड जो है मैक 2+ से भी ज़्यादा जा सकता है, इसीलिए इसको सुपरसोनिक के कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा ये वेरिएबल स्वीप विंग है। जो इसका विंग ये देख रहे हैं, ये चलते चलते ऊपर में ही इसमें ये क्षमता है कि अपने जो ये शेप इसका देख रहे हैं इसको चेंज कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ये रडार को ये चकमा दे सकता है और रडार से अपने आप को बचा सकता है। इसके अलावा ये जो है मात्र 600 मीटर की ऊंचाई पे भी उड़ने में संभव है। उससे भी ये फायदा है कि ये रडार से अपने आप को बचा सकता है। तो आजकल की जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम ये कैपेबिलिटी दिया जा रहा है कि वो जो है रडार को चकमा दे और जा करके बम गिरा करके और वापस चले और दुश्मन देश को पता भी नहीं चले। ये सब डेवलपमेंट जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच अभी डिस्प्यूट चल रहा है यूक्रेन को लेकर के। नाटो ने इस जो है पहली उड़ान ये व्हाइट स्वान की है, और इसको जो है रसिया की तरफ से एक तरह से भय दिखाना है नाटो को, खास करके जो कि अभी काफ़ी विवाद चल रहा है यूक्रेन को लेकर के, क्योंकि ऐसा अनुमान लगा रहा है नाटो कि रसिया कभी भी यूक्रेन पे हमला कर सकता है। यूएसए का जो सबसे चर्चित अभी एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के संबंध में, वो थार्ड है
ये एयर डिफेंस सिस्टम है। रसिया का ही एक एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने खरीदा उसका नाम है S-400। इसको लेकर के यूएसए और भारत में अभी जो है डिस्प्यूट चल रहा है। हो सकता है भारत ये S-400 खरीद लिया है, इस कारण से यूएसए भारत पे सैंक्शन लगा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन, क्योंकि अमेरिका पहले ही मना कर चुका था भारत को कि आप जो है रसिया से ये नहीं खरीदिए और मेरा वाला खरीद लीजिए। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल एरिना में आपको सबसे बना करके रखना है, सबसे रिश्ता अच्छा होना चाहिए, इसीलिए भारत ने प्रिफर किया कि ऐसा ना हो कि हमारा जो है भारत का जो है पलड़ा यूएसए की तरफ ज़्यादा भारी हो जाए, जिससे रसिया हमसे रूठ जाए और ये चाइना के तरफ चला जाए। तो ये सब डेवलपमेंट है। यूएसए के द्वारा अभी हाल ही में ईरान के पास एक लेज़र बम का परीक्षण किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो टारगेट है वो टारगेट पे बम तो गिराना नहीं है, वहाँ पे लेज़र को फोकस कर दिया जाता है और वो इतना इंटेंस होता है कि जो है मिनट 2 मिनट में पूरा जो टारगेट है वो जलना शुरू कर देता है। तो ये अत्याधुनिक जो है हथियार के रूप में माना जा रहा है लेजर बम। इजराइल का जो सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम है, और इजराइल को एक तरह से समझिए तो एग्जिस्टेंस को बचाए हुए रखा है, जिसका नाम है आयरन डोम। जब युद्ध होता है तो इजराइल के चारों तरफ से जो अरब कंट्रीज हैं वो इस पे बम जो है ये मिसाइल दागना शुरू कर देते हैं। तो यही आयरन डोम है जो उस मिसाइल को रास्ते में ही डिफ्यूज कर देता है। यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, रशिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कह लीजिए ये व्लादिमीर पुतिन है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है, इजराइल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में, इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अभी नफ्ताली बेनेट हैं। बढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? के सिवान, एस सोमनाथ, जी सतीश रेड्डी या टेसी थॉमस। तो इसका सही आंसर है यस सोमनाथ। ये केरल से आते हैं, जिनकी अभी हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई है। आउटगोइंग चेयरमैन है तो के सिवान है, ये आउटगोइंग है, यानी इनकी इससे पहले ही के सिवान को एक एक्सटेंशन दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके बाद से अभी फिर से वो एक्सटेंशन पीरियड इनका खत्म हो रहा है। इसके बाद से सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि इसरो काफ़ी चर्चा में रहता है थ्रू आउट द ईयर। अगर इसरो है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इसरो की स्थापना विक्रम अम्बालाल साराभाई के प्रयास से हुआ था। जिस तरह से जो एटॉमिक सेक्टर है भारत का, उसमें होमी जहांगीर भाभा का योगदान है, उसी तरह से स्पेस जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है उसमें विक्रम अम्बालाल साराभाई का महत्वपूर्ण योगदान है, और ये जो है लीजेंड है इस फील्ड के। वर्तमान में इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर कंट्रोल होता है, और इसके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो स्टेट मिनिस्टर हैं अभी वो जितेंद्र सिंह हैं। जी सतीश रेड्डी कौन है? तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं, अभी चेयरमैन है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से भूतपूर्व राष्ट्रपति अब APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैव लॉन्च्ड वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर स्कीम। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय ने कमजोर गवाह जमा केंद्र योजना शुरू की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया है किसको? हाई कोर्ट्स को। जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट किया है कि आप जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक वल्नरेबल विटनेस डिपॉजिट सेंटर VWDC आप बनाइए, ताकि जो वैसे विटनेस, वैसे गवाह जो हैं
उनको संरक्षित किया जा सके। जैसे देखिए भारत में बहुत सारा एक चलता है कि केस तो हो गया लेकिन गवाह को सरकार क्या है सुरक्षा जितना चाहिए नहीं दे पाती है, जिस कारण से केस जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आगे जाकर के जो विक्टिम है उसको न्याय नहीं मिल पाता है और जो परपिट्रेटर हैं जो क्राइम करने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। इस कारण से विटनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रयास है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की एक संवैधानिक निकाय है, इसका प्रावधान आर्टिकल 124 में है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी भारत का एक संवैधानिक निकाय है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, ये सारी जिम्मेवारी किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन। ये जो है चीफ इलेक्शन कमीशन इसके मुखिया होते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में होते हैं। जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दो तरह के होते हैं। एक स्टेट में भी होता है जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं और एक सेंट्रल में जिसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये सब सारे चुनाव किनको जिम्मेवारी होती है करवाने की? इलेक्शन कमीशन का। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेवारी होती है पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसके वो करवाने की जिम्मेवारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन पे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ये क्या है कि सरकार का जो खर्च करती है सरकार कि कोई भी प्रोजेक्ट में या कोई भी स्कीम में, तो क्या वो खर्च जायज़ है, नाजायज़ है, ज़्यादा है, रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, इसकी जांच करता है कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फाइनेंस कमीशन जिसको कि वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका संविधान में जो है अनुच्छेद 282 से 80 में इसका प्रावधान है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? तो इसका काम है सरकार के पास जो फंड जमा होती है, यानी सरकार टैक्स के माध्यम से जो रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होती है वो स्टेट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसकी जिम्मेवारी है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की ये जिम्मेवारी होती है। ये हर बार प्रेसिडेंट के द्वारा 5 सालों के लिए एक कमीशन की नियुक्त की जाती है जिसके एक मुखिया होते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं और बाकी सब जो इसके मेंबर होते हैं वो अलग अलग सेक्टर के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से हो, किस तरह से रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस तरह से स्कीम बना करके उस सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है, हालांकि ये ऑब्लाइज नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लाइज नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रथा चलते आ रही है कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली इन जनरल कंसीडर करती है और उसी के हिसाब से काम करती है। अगला क्वेश्चन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वर्क्स अंडर एजिज ऑफ विच मिनिस्ट्री? खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री? तो इसका जो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसके मिनिस्टर कौन है अभी कैबिनेट मिनिस्टर? तो नारायण राणे हैं, ये महाराष्ट्र से आते हैं। इसके पहले गिरिराज सिंह थे। गिरिराज सिंह अभी कौन है? पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। अब ये केवीआईसी के बारे में जान लेते हैं। तो केवीआईसी इसका स्थापना 1957 में केवीआईसी एक्ट 1956 के द्वारा किया गया था। ये देखिए एक तरह से अगर इसको समझे तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कॉटेज इंडस्ट्री, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो है स्थापना किया गया था। गांधी जी का कहना था कि हर विलेज को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट जिसको कहते हैं, या इसके अलावा इसका ये भी मकसद है कि किसानों की डिपेंडेंसी जो सिर्फ खेती पे है,
जो ग्रेन पे है उपजाने का, और उसी से इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी किसानों के लिए डेवलप हो, जिसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जैसे मशरूम का खेती करना, जो कि कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। आप खेती कीजिए उससे और तुरंत उसका जो मार्केट थ्रू आउट द ईयर उपलब्ध है वो कभी जो है आपको बिक जाएगा और आपके हाथ में डायरेक्ट कैश आ जाएगी। इसके अलावा जो है मधुमक्खी पालन, तो ये सब काम है केवीआईसी का। उसके अलावा जो खादी से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट, यही ऑर्गेनाइजेशन केवीआईसी का ही जिम्मेवारी है कि उसको बढ़ावा दे। अभी हाल ही में केवीआईसी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या है कि जो अब रॉ हनी को एक गाड़ी है उसी पे जहाँ जहाँ पे हनी का प्रोडक्शन हो रहा है ये गाड़ी वहाँ जाएगी और वहाँ से हनी कलेक्ट करके और वहीं प्रोसेस करके और उसको पैकिंग करके मार्केट में बेचने योग्य बना देगी। तो इसका ये फायदा है कि जो किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने खेत से ही उनको उनका मूल्य मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही जनरली आता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर भी होते हैं, जिसके मंत्री अभी निर्मला सीतारमन है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये अब इसके मिनिस्टर अभी पीयूष गोयल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अदम्य जीवन, कार्य और नेतृत्व पर एक कामकाजी महिला के नोट्स किनकी आत्मकथा है? अरुंधति भट्टाचार्य, इंदिरा नूई, गुंजन सक्सेना या रास सुंदरी देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? तो इनको एसबीआई के अभी तक के इतिहास में एसबीआई की एकमात्र फर्स्ट वन एंड ओनली वन वुमेन चेयरमैन ये बनी और इन्हीं की आत्मकथा है ये इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। इंदिरा नूई ये जो है पेप्सिको की चेयरमैन थी, इनकी आत्मकथा है, उसका नाम है माई लाइफ इन फूल, माई लाइफ इन फूल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। गुंजन सक्सेना जो है इनके नाम, इनकी जीवन पे अभी हाल ही में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम भी वही है, गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना एक कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 में, उस दौरान ये इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी और इनका जिम्मेवारी था कि जो कैजुअल्टी हैं कैजुअल्टी को अब वापस जो है बेस कैंप में लाना और उनको हॉस्पिटल पहुंचाना। और ऐसा माना जाता है इनके नेतृत्व में 9000 ट्रूप्स को या तो वो वुंड थे यानी घायल थे या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको जो वार प्रोन एरिया है वहाँ से लेकर के वापस जो है कैंप इनके द्वारा लाया गया। और उस समय में माना जाता है कि इनके द्वारा एक अदम्य कार्य किया गया। रास सुंदरी देवी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अमार जीवन। ये एक बंगाली लेखिका थी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था अमार जीवन। और ये ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली महिला हैं जिनके द्वारा कोई ऑटोबायोग्राफी लिखा गया, रास सुंदरी देवी। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है 1876 में रिलीज हुई थी। ये ईस्ट बंगाल, अभी वर्तमान का बांग्लादेश उसको कह सकते हैं, वहाँ की रहने वाली थी। उस समय तो बांग्लादेश और बंगाल सब एक ही था। तो इन्हीं के द्वारा अपने समय के जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में चर्चा की है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4? तो इसका जो सही आंसर है वो है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंतर्गत ही ये चर्चा है कि कौन सा स्टेट से
या कौन सा यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में कितना सीट आएगा, और इसका जो एलोकेशन उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। ये स्टेट से तो आते ही हैं और यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं। जो यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लाइक दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो मात्र यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। और एक और लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर में प्रावधान है, लेकिन अभी चूंकि वहाँ उस तरह अनुकूल टाइम नहीं आया है कि वहाँ भी चुनाव कराया जा सके। अगर वहाँ भी चुनाव होगा तो जम्मू कश्मीर भारत का तीसरा यूनियन टेरिटरी बन जाएगा जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में भारत में जितने स्टेट हैं और इंडिया इटसेल्फ यानी भारत, इसका नामकरण और इसकी ज्यूरिडिक्शन बोले तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या है, इसकी चर्चा है स्टेट और कंट्री की। शेड्यूल 2 यानी अनुसूची 2 में क्या है, तो जो संवैधानिक पोस्ट हैं उनको मिलने वाले प्रिविलेज और इमोल्यूमेंट, यानी सीधे सीधे बात में समझे तो पेमेंट की बात है। प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बोले तो यानी प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन। तो इस तरह के जितने भी पोस्ट हैं इनको कितना पेमेंट मिलेगा, किस तरह का प्रिविलेज है, किस तरह का और जो है एक्स्ट्रा जिसको हम लोग बोलते हैं कि। और अनुच्छेद 3 में चर्चा है कि उन लोगों का जिन लोगों का वेतन का चर्चा है अनुसूची 2 में, उसी तरह से उन सारे लोगों की अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण का चर्चा है, यानी ओथ टेकिंग का चर्चा है। तो इसको इस तीनों को सूची, जो टोटल सूची है भारत में अभी वर्तमान में 12 हैं। ओरिजिनल संविधान में कितना था, 8 था, बाद में 4 जोड़ दिया गया। ये चारों सूची अनुसूची जो है आपको याद ही रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।